गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ रमा और स्वागत है आपका डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो में। जी हाँ, और अब फिलहाल बारी आ चुकी है आपको हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलवाने की। जी हाँ, रूपाली भूषण। और इनसे मिलवाने से पहले हम आपको इनके बारे में कुछ बातें बताना चाहेंगे कि मॉडलिंग फील्ड और एक्टिंग फील्ड में इन्होंने बिल्कुल बिहार का नाम रोशन किया है। तमिल और मराठी फिल्में ये कर रही हैं और कर चुकी हैं, और साथ ही साथ फेमिना मिस इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने स्टेट को और जी हाँ अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। सो जी हाँ, स्वागत करते हैं रूपाली जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा, जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई। वो कहते हैं ना, वो एक किक स्टार्ट, वो कहाँ से मिला? किक स्टार्ट मुझे पटना बिहार में ही मिला, मिस बिहार से 2017। जब मानुष चिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी तो मेरे पापा की ये प्रथम वाणी थी, प्रथम सेंटेंस यही था, बेटा जनरल नॉलेज होना चाहिए, तो आप रिसर्च करो। वो भी मेडिकल की छात्रा है और आप भी हो, तो हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बस मानुष चिल्लर के बारे में रिसर्च करने के बाद मुझे मिस बिहार के बारे में पता चला और मैंने फॉर्म्स फिल कर दिए रैंडमली, एंड देन मेरी जर्नी किक स्टार्ट हुई मिस बिहार 2017 से। क्या आप पहले कभी ऐसा सोचा था कि इसी फील्ड में जाना है, जो कि एंटरटेनमेंट की फील्ड मानी जाती है, थोड़ा ग्लैमर है, तो इस फील्ड में जाने की कोई आशा थी? जी नहीं, एक्चुअली बचपन से ही मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं हमेशा स्टूडियस किड थी। मैं हमेशा पढ़ाई में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहती थी, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहती थी। पर मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी, मिस इंडिया, ये कभी सोचा नहीं था। पर डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स टू ऑफर, और बस एक एक कदम लेते लेते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे काफ़ी लंबा सफ़र है। आप सभी मेरे साथ देखेंगे वो सफ़र। क्या बात है। इस जर्नी से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल हैं, और ऐसे में एक सवाल निकल कर आता है जो दर्शकों के लिए है कि आज की इंडस्ट्री में नए कलाकारों के बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए सबसे बड़े अवसर जो है वो कहाँ है, अगर हम बात करें फिल्म सेक्टर, ओटीटी या सोशल मीडिया पर? ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपको बहुत सारे ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। हमारे हाथ में है सोशल मीडिया। तो अगर ये सवाल है ओटीटी, सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री, तो सबसे पहले तो हमारा मोबाइल हमारा प्रथम सोर्स बनता है। इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि हम कह सकते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से आप अपनी कला प्रदर्शित कर सकते हैं। आप बाध्य नहीं हैं कि मुझे एक किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी मैं अपनी कला को प्रदर्शित करूं समाज में और लोगों के समक्ष। आप यूट्यूब से अपना टैलेंट दिखा सकते हैं लोगों को। उसके बाद ऑब्वियसली ओटीटी में आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ओटीटी आजकल हर एक इंसान के लिए बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, हमारे हाथ में होता है। सिनेमा हॉल जाने का टाइम नहीं है, टीवी देखने का टाइम नहीं है, पर ओटीटी फ़ोन में है, जब चाहे तब देख सकते हैं। और ट्राई आप कर सकते हैं ओटीटी में, उसमें ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा है, वर्सेटैलिटी बहुत है, एंड ओटीटी द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी वेलकमिंग टू एवरीवन। एंड देन ऑब्वियसली हमारी फिल्म इंडस्ट्री। क्या बात है। तो जी हाँ, आपको कई सारी करियर की राहों के बारे में पता चला। शुरुआत आप मोबाइल से कर सकते हैं, ओटीटी भी एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि सबके पास अवेलेबल है। और जी हाँ, फिल्में तो हैं ही, जो एक हिस्ट्री रही है फिल्मों की, दर्शकों की, इसलिए कह सकते हैं ये सबसे गोल्डन है। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा जो कह सकते सिल्वर हैं। स्क्रीन। बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल होगा रूपाली आपसे कि आपने बताया किस प्रकार से आपकी इस जर्नी में शुरुआत हुई, और आपने कहा कि आप स्टूडियस किड थे, तो कभी ऐसा सुनने का मौका मिला कि यार तुम तो पढ़ाई में भी अच्छी हो और तुम ये भी कर ले रही हो? क्योंकि अक्सर ये धारणा होती है कि जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं वो शायद इस रास्ते पर आ जाते हैं, तो ऐसी कोई कहानी? ऐसा हर एक सेट पे ये दिखता है। अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, आप नॉलेजेबल हो, तो वो आपके हर एक काम में दिखता है। फिर आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, जो भी करियर आप चूज़ करें, अगर इन्फॉर्मेशन है, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, फिर आप हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक संदेश भी है कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी डिग्रियाँ लें तभी कुछ करें, पर जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो तभी आती है जब हमारा माइंड, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। उसके लिए वो कब होगा? जब आप एजुकेटेड हो। तो बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या एंड एवरीवेयर इट हैपन्स। आप कहीं भी जाओगे आपको सराहना मिलेगी अगर आप में वो काबिलियत है और आप काबिलियत प्रदर्शित करने के योग्य हैं। उसके लिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है। तो जी हाँ, एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और कहते हैं पढ़ाई के बिना तो भाई कोई भी चीज़ संभव नहीं है। और इसी के साथ नेक्स्ट सवाल आता है कि आपने रूपाली की सॉफ्ट स्टोरी में देखा होगा किस प्रकार से ये तेलुगु, मराठी फिल्में और जी हाँ हिंदी फिल्मों में भी काम करने का जो सफ़र है वो तय करने वाली है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आप 3 अलग अलग इंडस्ट्री, तेलुगु, मराठी और हिंदी में काम कर चुकी हैं। इस क्रॉस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में अगर बात करें तो ये कलाकार को क्या अतिरिक्त सीख मिलती है इससे?
इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारा भारत देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है और वो यहाँ साबित भी होता है। मैंने मराठी इंडस्ट्री में, मैंने तेलुगु इंडस्ट्री से डेब्यू किया है। मेरी टॉलीवुड डेब्यू मराठी मातृ मूवी से हुई है। तो तेलुगु मूवी, उसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री के बाद हिंदी इंडस्ट्री एंड मराठी इंडस्ट्री, तो आपको देखने को मिलती है अडेप्टेबिलिटी। अलग अलग तरह के लोग, संस्कृति सभ्यता अलग, सबकी बैकग्राउंड अलग, सबकी लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सभी लोग अपने अपने फील्ड में काम करने का तरीका भी अलग होता है। तो हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ नया सीखती थी, फिर चाहे वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हो, मेरे असिस्टेंट्स हो या डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, हमारी प्रोडक्शन टीम हो, डायरेक्शन टीम हो, हर एक इंसान से सीखने को मिलता है। क्या बात है। इसी से रिलेटेड एक सवाल है जो मैंने आपसे कॉल पे भी पूछा था, बहुत रुचि हो रही है सवाल पूछने में दर्शकों के सामने भी। किस प्रकार से आपने दूसरी भाषाओं को सीखा या फिर स्क्रिप्ट याद की, ये किस प्रकार से आपने हैंडल की ये सिचुएशन? जी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तेलुगु में कुछ नहीं आता था। पहली मेरी जो मूवी वो मैंने तेलुगु की है, सीधा हिंदी भी नहीं, सीधा मैंने तेलुगु किया पहला। नमस्कारम के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था, वो भी मैंने मेरे ऑडिशन डे के दिन सीखा था नमस्कारम। तो बस शुरुआत हुई जब हमारा रिहर्सल्स होता था। मूवी शूटिंग स्टार्ट होने के पहले 9 दिन की हमारी रिहर्सल हुई थी। उन 9 दिनों में मैंने ये सीखा, मेरे डायलॉग से शुरुआत की मैंने। तो सीखा मैंने इस प्रकार, क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत आगे थी, डिबेट्स और ये सब का मुझे बहुत ही शौक था। तो मैं अपने स्क्रिप्ट को पहले ट्रांसलेट करती थी, बिकॉज मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर्स नरेट करते थे स्टोरी। एवरीडे हम लोग 1-2 सीन्स करते थे, तो अपने डायलॉग्स को मैं लिखती थी, इंग्लिश में लिखती थी, फिर उसे प्रॉपर हिंदी में तेलुगु वर्ड्स लिखती थी, ताकि अनुस्वर विसर्ग हर मात्राएं में एग्जैक्ट लिखती थी, ताकि प्रोनाउंसिएशन, जो इनंसिएशन है वो सही हो। उस प्रकार मेरे पास मेरे हर एक स्क्रिप्ट, हर एक सीन का 3-3 स्क्रिप्ट रेडी था, जो कि मैंने अपने हाथों से लिखा था। तो लिखते लिखते मुझे आ गया और फिर उन शब्दों को, मेरे डायलॉग्स को तोड़ कर मैं खुद के नए नए सेंटेंसेस बनाती थी, ताकि मैं वहाँ तेलुगु लोगों से बात कर सकूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको रुचि होनी चाहिए और बहुत ही विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। आप पुरुषार्थ करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। हार्ड वर्क इज़ द ओनली सोल्यूशन विच कैन इवन बीट योर टैलेंट। अगर आप टैलेंटेड हैं पर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर टैलेंट की कमी है लेकिन हार्ड वर्क है तो आप ज़रूर पहुंचेंगे। क्या बात है। तो जी हमें जाना किस प्रकार से अगर मेहनत हो तो इंसान शायद 10 दिन में या 9 दिन में, 9 दिनों में मैंने अपने डायलॉग सीखे। 9 दिनों में नई भाषा के डायलॉग सीख सकता है और जी हाँ, स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल ये होगा कि युवा मॉडल्स के लिए एक मजबूत पोर्टफोलियो के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये बनाने के ज़रूरी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर चाहे वो मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो। अब बात यहाँ पे आती है, मॉडलिंग का पोर्टफोलियो थोड़ा अलग होता है और एक्टिंग का अलग होता है। पर बेसिक ये होता है, हमारे फोटोज से शुरुआत होती है। पोलराइड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोलराइड्स हमारे होने चाहिए, वो इंडस्ट्री में पोलाज कहा जाता है। नो मेकअप लुक, सिंपल बेसिक टीज एंड जीन्स और मे बी शॉर्ट्स। नो मेकअप लुक में आपका बेसिक फोटोज होना चाहिए एंड देन वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। डिफरेंट रेंज ऑफ लुक्स होने चाहिए। अलग अलग लुक्स में आप बेसिक पिक्चर्स क्लिक करवा लें एंड इंट्रोडक्शन वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप नेम, एज, हाइट एंड बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेजेस दैट यू कैन स्पीक, वो बेसिक होना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और इफ एक्टिंग में आपको जाना है तो वहाँ पे पोर्टफोलियो में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, आपका शो रील, जो कि है जैसे कोई भी आप एक्टिंग का छोटा सा क्लिप दिखा दें, कुछ इमोशंस, सैड, हैप्पी, एंग्री, ऐसा कुछ। सो या दिस इज़ ऑल इट इज़। ओके, सो जी हमने जाना किस प्रकार से जो पोर्टफोलियो होता है, जो किसी भी एक्टर या मॉडल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे टीवीसी एड्स हो, चाहे फिल्म के ऑडिशंस हो या फिर सीरियल के ऑडिशंस हो, तो ये किस प्रकार से आप बना सकते हैं और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ब्यूटी पैजेंट्स के साथ एक काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा है, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। कह सकते हैं कि आपकी यात्रा में एक सॉफ्ट चीज़ है ब्यूटी पैजेंट्स। बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड एक सवाल होगा कि मिस इंडिया फाइनलिस्ट होने के नाते आपके अनुसार पैजेंट ट्रेनिंग में कौन सी स्किल्स सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण है योर यूनिकनेस। हम हर एक इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है, तो हमें खुद में विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड टू मेंटेन दैट यूनिकनेस। हमें हमारा व्यक्तित्व संभाल कर चलना है। अगर कंपटीशन में हम गए और अलग लड़कियां हैं, अलग अलग स्टेट से आई हैं, वहाँ पे जाकर हम किसी को कॉपी ना करें। डू नॉट कॉपी एनीवन, यू हैव योर यूनिकनेस। तो शो योर वर्सेटैलिटी, दैट शोज योर वर्सेटैलिटी। आप में क्या क्या खूबियाँ हैं उसे उभार कर प्रकट करें,
क्योंकि सबसे बड़ी पावर आपकी यही है कि आप हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। रूपाली भूषण सिर्फ एक इकलौती रूपाली भूषण है, कोई और रूपाली भूषण नहीं है। मेरी सबसे बड़ी ताकत यही है, मैं खुद में विश्वास रखूंगी और जो मैं हूँ मैं वैसे ही रहूंगी और वैसे ही दिखाऊंगी, दर्शकों को प्रदर्शित करूंगी, ताकि लोग मुझे जानेंगे और जो कनेक्शन होगा वो रियल कनेक्शन होगा। तभी जनता के साथ मैं जुड़ सकूंगी, जब मैं अपना ट्रू सेल्फ सामने रखूंगी। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिकनेस। ओके, सो जी हाँ, यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। जब कभी आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी चीज़ों को खो देते हैं, जो एक काफ़ी अहम बात है। और जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान में एक अलग खूबी होती है और अगर उस खूबी को हम निखारें तो जी हाँ, ये बहुत कमाल कर सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि पैजेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक सर्टेन हाइट होनी ज़रूरी है, या फिर ये चीज़ें, ये मापदंड आ जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसके बारे में मैं ये कहूँगी, पहले हाइट क्राइटेरिया मिस इंडिया में 5'6" था, फिर इन 2016 वो घट के 5'5" हुआ और अभी 5'2" हो चुका है। तो धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और मिस वर्ल्ड का ये क्राइटेरिया था, एंड मिस यूनिवर्स में तो अब दे हैव अलाउड कि ट्रांस वुमेन्स भी अप्लाई कर सकती हैं, और साथ ही साथ इफ़ यू आर engaged still you can apply। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं और मौके हर जगह हैं, आप बिल्कुल ट्राई करें, कभी भी पीछे ना हटें। आप चाहे, ये काफ़ी सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मेरा स्किन टोन काफ़ी दबा हुआ है, या फिर मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं गोरी हूँ, या मैं नहीं हूँ गोरी, या मैं छोटी हूँ। ऐसा नहीं है, आप जाएं, अप्लाई करें। बहुत सारे पैजेंट्स हैं जो कि दे वेलकम यू, तो आप प्लीज़ जाएं और सर्च करें एंड देन ज़रूर अप्लाई करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। क्या बात है। तो जी हाँ, हमें जाना किस प्रकार से कुछ शारीरिक चीज़ों के कारण आपको खुद को कम नहीं समझना है और जी हाँ, अपना दम दिखाना है। ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि एक्टिंग और मॉडलिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो न्यू कमर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनसे क्या आम गलतियाँ होती है और वो उनको कैसे सुधार सकते हैं? सबसे पहली गलती तो ये होती है कि हम शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। कहीं भी किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें हार्ड वर्क और लॉन्ग टर्म के थ्रू ही वो चीज़ मिलेगी। वो कहते हैं ना, सोना तभी तब चमकता है आग में तब जाने के बाद, और सफलता तभी मिलती है निश्चित तब पर अथक परिश्रम के ही बाद। तो आप पर प्रयास करते रहें और खुद में अपनी जो आर्ट है, अपने क्राफ्ट को बेहतरीन करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन एड्स ऑन टू दैट। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहें, खुद कभी भी मौका मिले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप सही समय पर सही जगह उपस्थित रहें। उसके लिए आप उपस्थित होंगे पर आप रेडी नहीं है अंदर से आपकी कला को लेकर, तो वो फिर वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए यू शुड ऑलवेज बी रेडी। कब कौन सा कॉल आ जाए कास्टिंग का, कब किस रोल का आपको ऑफर आ जाए, आपको पता नहीं है ना। तो एक्टिंग स्किल्स पर हमेशा वर्क करते रहें और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी हमेशा खुद को पॉलिश करते रहें। स्विमिंग, एक्टिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही काम की होती हैं एक कलाकार के लिए। हर मायने में हमें खुद को उभारते रहना चाहिए। सो ये सब चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, शॉर्टकट ना अपनाएं और खुद पे काम करते रहें। क्या बात है। तो जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मंच पर आखिरकार में जो है आपकी आर्ट दिखती है। बिल्कुल। आप कितना भी सहारा लेकर, मदद लेकर आगे बढ़ सकते हैं, पर वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ सच दिखता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने आर्ट पर, अपने क्राफ्ट पर काम करें, क्योंकि बिल्कुल आपका सहारा हो सकता है कोई और आपकी मदद कर सकता है, पर वो चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। जो चलती है वो है आपकी आर्ट, आपका क्राफ्ट, जिसको दर्शक जो है जिसको देखकर समर्थन करते हैं, जिसको देखकर तालियां बजाते हैं। तो ज़रूरी है उस पर आप सबसे ज़्यादा काम करें। जो न्यू कमर्स के लिए मुझे लगता है कि अक्सर ये पूछते हैं कि कुछ कॉन्टैक्ट्स बता दीजिए या फिर कुछ पहचान है, ये सारी चीज़ें। जी ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट सवाल होगा कि आपने कई भाषाओं में काम किया है और बहुभाषी होना आज कलाकारों के लिए कितना बड़ा एडवांटेज है, इसके बारे में बताएं। बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, ये मैंने खुद देखा है। डायलॉग्स तो हम वैसे भी प्रॉम्प्टिंग भी हो जाती है, अगर एक्टर्स जो हैं वो दे आर नॉट रेडी विद देयर डायलॉग्स तो फिर प्रॉम्प्ट होता है और फिर आप डायलॉग्स बोलते हो, नहीं तो लिप सिंक भी करते हैं। बट इन रियलिटी अगर आपको उस लैंग्वेज की पकड़ है, उस भाषा की पकड़ है, तो फिर आप जनता के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कैमरे पे कुछ नहीं छिपता है, इमोशंस आप दिखाओगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप भाषा जाने, पहचाने। एंड ऑफ द डे आपको
उस भाषा के लोगों के साथ काम करना है तो वो भाषा आप जाननी ज़रूरी है, तभी लोगों के साथ मिलकर आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और हमारा भारत देश है, सारी भाषाएं हमारी खुद की भाषाएं हैं, तो हमें इस मुद्दे से भी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाषाएं सीखनी चाहिए। काम में मदद देगा, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे, कन्वर्स ईजिली कर पाएंगे लोगों के साथ, वहाँ की जनता के साथ। अगर उस जनता का प्यार चाहिए, ऑडियंस का प्यार चाहिए, तो हमें ऑडियंस की भाषा आनी चाहिए ना, तभी तो वो कनेक्शन होगा। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे भाषाएं जानने से बहुत सारे द्वार भी खुल जाते हैं। बिल्कुल। आप किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहते हैं और आपके पास काम की भी कमी नहीं होगी जी, ऐसे। बिल्कुल। और मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे कि किस प्रकार से आप तेलुगु में बड़ी फ्लुएंसी के साथ बात कर रही हैं इंटरव्यूज में। और डायलॉग याद करना एक चीज़ है, पर बातें करना, बिल्कुल उस भाषा को सीखना, ये काबिल तारीफ है। बिल्कुल, थैंक क्या यू बात सो है। तो जी हाँ, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कैमरा के सामने अगर हम बात करें तो स्क्रीन प्रेजेंस को बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्रैक्टिकल तरीका सबसे प्रभावी माना गया है? यू हैव टू नो योर सेल्फ, दिस इज़ वॉट आई फील। हमें खुद को जानना जी बहुत ज़रूरी है, हमारी क्या खूबियाँ हैं, फेशियल फीचर्स, एक्सप्रेशंस हम कैसे इमोट करते हैं, उसके लिए आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी जब हमारे पास डायलॉग्स आए तो हम खुद आईने के सामने खड़े हों और उसे प्रैक्टिस करें। डायलॉग्स बोलते बोलते हमें खुद पता चलेगा, मैं इस डायलॉग को इस तरीके से बोलूँ या फिर ऐसा एक्सप्रेशन दूँ तो वो मैं ज़्यादा अच्छा लगूंगा, या फिर सीन के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ऐसा अक्सर होता नहीं है कि हम जो प्रैक्टिस करें जब एक्शन बोला जाए तो वही हो, ऐसा अक्सर होता नहीं है। जब एक्शन होता है ना तो आप उस कैरेक्टर में चले जाते हो। जब एक्शन होता है तो आई एम नो मोर रूपाली भूषण, आई वॉज मनविता, देन आई एम आरा, देन जो भी मेरे कैरेक्टर्स हैं मैं उस कैरेक्टर में चली जाती हूँ। फिर कट होता है तो मैं रूपाली भूषण बन जाती हूँ। तो पर बात यहाँ आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि आप खुद को कैसे और निखार सकते हैं, उभार सकते हैं, कैमरे के सामने कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लुएंसी होगी तो खुद ब खुद वो दिखेगा। किस तो ये प्रकार बहुत ही से ज़रूरी है। आपके शरीर में नया कैरेक्टर आता है, ये कैसे होता है? मतलब किस प्रकार से उसकी कहानी अपनी कहानी बन जाती है, ये कैसे होता है? एक्चुअली मैं ऐसे काम करती हूँ, मेरा करने का तरीका ये है, मुझे तो सबसे पहले गूज़बम्स आ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ जैसे मेरा एक कोई कैरेक्टर है तो मैं सोचती हूँ कि कोई एक सीन है मेरे साथ, वो घटित हो रही है घटना, मैं वैसा फील करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अगर उस इंसान के साथ वो होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, मैं उसको कॉपी करूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ ये मेरे साथ घटित हो रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, और ख़ुद ब खुद वो हो रहा है तो मैं अपने इमेजिनेशन में मैं वहाँ चली जाती हूँ। एक्टिंग की ये सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लाइन यही है कि लिविंग ट्रूथफुली इन इमेजिनरी सिचुएशंस। आप काल्पनिक जो भी आपके काल्पनिक सिचुएशन है उसमें आप पूरी की पूरी सच्चाई के साथ आप हैं उपस्थित, वही एक्टिंग है। उसी प्रकार बस आप उस सीन में घुस जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं पूरा, तो बस आप खुद ब खुद अंदर से आएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा, और सवाल कई है तो बिल्कुल हम कम समय में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम बात करें पैजेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो युवाओं को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए जो आमतौर पर नहीं पता होता है, और कुछ ऐसी बातें बताएं जो बिल्कुल ऐसी हो कि सीक्रेट कह सकते हैं, टिप्स कह सकते हैं। बहुत सारे फेक एजेंसीज होते हैं, बहुत सारे फेक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इस बात का हमें पता नहीं होता और चकाचौंध में आकर हम गलत जगह चले जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, दिखावे में ना आए और रिसर्च करें प्रॉपर। हमारे पास गूगल है, हम हर चीज़ के बारे में प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम विचार विमर्श करें। अगर हमारे पास कुछ सलाहकार हैं उनसे विचार विमर्श करें, और अगर कोई सलाहकार नहीं है तो गूगल है हमारे पास। हर एक चीज़ की हिस्ट्री हमें दिख जाएगी, और जहाँ हिस्ट्री है वही सत्य है। जिसकी हिस्ट्री नहीं है, जो न्यू है, वो भी सही होते हैं, पर यूजुअली बहुत सारे धोखे होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। इस इंडस्ट्री में खास करके बहुत ही फ्रॉड होते हैं, तो उसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। और जो ज़्यादा वादे करता है अक्सर वही धोखा देता है।
क्या बात है, ये तो काफी पर्सनल हो गया या और काफी टची हो गया। जो ज्यादा वादे करता है वही धोखा देता है। एग्जैक्टली। तो जी हाँ, इसी के साथ सवाल होगा कि जो सही प्लेटफॉर्म्स है उनकी क्या पहचान होगी, क्योंकि पहले के जमाने में देखा जाए तो 2-3 जो पेजेंट्स होते थे वो गिने चुने रहते थे और उनका नाम मुंह पे रटा हुआ रहता था। और अब उसी नाम से कई नाम निकल कर आ रहे हैं कि कह सकते हैं दिस वर्ल्ड पैजेंट, दिस यूनिवर्स पैजेंट, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, मिस ये, क्वीन। तो सही पैजेंट्स कौन से होंगे और सही पहचान क्या है? सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस पैजेंट जो है वो हमारा है फेमिना, मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स। शुरुआत से चलता आ रहा है, वो हमारा मेन प्रेस्टिजियस पैजेंट्स है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैजेंट्स इन द इंडस्ट्री हिस्ट्री। तो वो है फेमिना मिस इंडिया, जो कि आपको मिस वर्ल्ड में भेजता है विनर को, एंड मिस यूनिवर्स इंडिया जो कि मिस यूनिवर्स में भेजता है अपने विनर को। तो ये 2 पैजेंट्स हैं इंडिया में जो कि सबसे रेप्यूटेड हैं, जाने माने हैं और सबसे सही हैं। वहाँ पे आप कुछ भी गलत नहीं है, वो सबसे सही है, वहाँ पे कोई धोखा नहीं मिलेगा। और क्या कोई धनराशि देनी पड़ती है, ऐसी कोई चीज़ है, कोई रजिस्ट्रेशन फी होता है? जी, रजिस्ट्रेशन फीस होते हैं, पर आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता है। जहाँ पे आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं वो गलत है, वहाँ पे सावधान हो जाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें। जहाँ पैसे की बात हो, ज़्यादा पैसे की बात हो, बार बार बात हो, या आपसे ज़्यादा वादे किए जा रहे हों कि आपको ये मूवी दिलाएंगे, यहाँ ऑफर मिलेगा, आपको ये फोटोशूट होगा, ये एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ के साथ आपके शूट्स होंगे। वादे हर जगह होते हैं, पर अपने वादों पे हर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं उतरती। उसका पता आप कैसे करेंगे? प्रीवियस जो विनर्स हैं, पिछले साल के, उसके पिछले साल के जो भी विनर्स हैं, आप उनके बारे में देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम किया है और संस्था की तरफ से उन्हें क्या काम मिला है। अगर वो पुष्टि होती है, आपको सही साबित होता है, वो साबित तब होगा जब आप देखेंगे गूगल पे। प्रमाण है तो ही विश्वास रखें, अदरवाइज उस पर विश्वास ना करें। क्या बात है। तो जी हाँ, हमने जाना किस प्रकार से आप पहले की जो हिस्ट्री रही है उससे देखकर आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो लोगों ने उस पैजेंट को जीता है वो क्या कर रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी कह सकते हैं सूचक हो सकता है, काफ़ी अच्छा कह सकते हैं निर्देशक हो सकता है कि आपको इस पैजेंट में प्रतिभागी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल होगा कि अगर हम बात करें आपके स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के बारे में, तो मॉडलिंग या एक्टिंग में आकर जब आपने इस दुनिया में कदम रखा तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ने किस प्रकार से आपकी हेल्प की और क्या बेनिफिशियल चीज़ें स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आई, वो कहानी जानना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ने बहुत ही ज़्यादा मदद की है मेरी। और मैं हर बच्चों से, युवा पीढ़ी से ही कहना चाहूँगी कि आप स्पोर्ट्स में हमेशा पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ना, आपका पूरा खुद का एक व्यक्तित्व बढ़ जाता है, स्पॉन्टेनिटी मिलती है, आप बहुत ही स्पॉन्टेनियस हो जाते हो और एक्टिव रहते हो। ये हर क्षेत्र में आपको काम देगा। ख़ास करके मेरे क्षेत्र की बात करूं अगर मैं, तो मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट मिला है। क्यों मिला है सपोर्ट? स्पोर्ट्स की वजह से, क्योंकि मैं बचपन से एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, एथलीट रही हूँ। मैंने नेशनल लेवल पे डिस्कस थ्रो खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वॉलीबॉल खेला है और मैंने शॉट पुट भी खेला है, कबड्डी प्लेयर भी रह चुकी हूँ मैं। तो इससे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आपकी फिजिकल फिटनेस होती है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है, आपका सेहत बढ़ता है। तो हर एक इंसान को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और साथ ही साथ कलाकार के लिए तो ये एक कलाकार के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको कब कौन सा रोल मिले आपको पता नहीं है। क्या पता मिल्खा का रोल आपको मिल जाए, मिल्खा 2 में आप आ जाओ या फिर मैरी कॉम में आ जाओ। बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स एथलीट पर्सन हैं हमारे, जिन पे मूवी बनेगी, तो क्या पता आप वो अगले हो। क्या बात है। जी हाँ, काफ़ी बायोपिक्स में आप जो है शॉर्ट हो सकते हैं। और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में एक काफ़ी अच्छी खास बात ये होती है कि डिसिप्लिन आ जाता है, पंचुअलिटी है, और बहुत बार जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो मायने तो रखता है कि कोई इंसान जो है वो थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी बारिश में जो है बीमार पड़ जाए और आप तब भी डटे हुए हैं, आप अच्छे सीन्स कर पा रहे हैं। रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई और उसके सीन में हमने देखा कि जो एक्टर्स थे उन्हें पानी का सीन करना था और काफ़ी देर तक पानी में रहना था, बुखार की समस्या भी हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट ऐसे में लगता है स्पोर्ट्स बैकग्राउंड आपको सिखाता है कि डट के खड़े रहो, परसीवरेंस एक चीज़ आती है। बिल्कुल। अभी हाल की घटना है, मैं अभी जो तेलुगु मूवी की शूटिंग कर रही थी, मुझे 101 डिग्री बुखार था, मुझे वोमिटिंग्स भी हो रही थी, लूज मोशन भी हो रहा था, एंड स्टिल सेट पे सब कुछ रेडी था, तो मैं फ्लाइट लेकर गई। एंड देन क्योंकि डिसिप्लिन,
आप Commitment. निछावर कर देते हो अपना हर एक चीज, रोम रोम आपका कतरा कतरा बोलता है कि मुझे ये काम करना है। जब वो दृढ़ विश्वास आपके ऊपर है ना, तो आप अगर शारीरिक रूप से भी केपेबल नहीं हो फिर भी आप वो कर लेते हो, क्योंकि वो आप में अंदर से आता है, वो जुनून, पैशन आता है। तो उसके लिए स्पोर्ट्स बैकग्राउंड बहुत ही हेल्प करता है। तो जी हाँ, मैं जाना आज के शो में काफ़ी सारी बातें मॉडलिंग एक्टिंग के बारे में और अंत में स्पोर्ट्स के बारे में भी जाना। और अभी फ़िलहाल आखिरी क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कोई दिल की बात जो आप बडिंग एक्टर्स या फिर जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं जो ब्यूटी पैजेंट्स में भाग लेना चाहती हैं, उनको कोई संदेश देना चाहें तो ज़रूर बताएं। मैं बिल्कुल युवा पीढ़ी को, हमारे बडिंग एक्टर्स को, बच्चियों को जो पैजेंट इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि आप खुद पे विश्वास रखना, और जीत हार मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका खुद के ऊपर विश्वास और खुद के टैलेंट पे आप विश्वास रखना और खुद को बढ़ाते रहना, अपनी कला को बढ़ाते रहना, पॉलिश करते रहना। कभी हारना मत, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ज़रूर। क्या बात है। तो जी हाँ, ज़रूरी है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। और बहुत बार हम फल के बारे में सोचते हैं ज़्यादा कि ये करेंगे तो क्या मिलेगा, वो करेंगे तो क्या करेंगे, पर मेरा भी एक अनुभव रहा है कि कभी कभी आप जब निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो कुछ चीज़ें आपके सोच से भी ज़्यादा बेहतरीन आपके हाथ में आ जाती है और फिर आपको लगता है कि शायद प्रयास करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है, तो उस पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करें। इसी के साथ रूपाली, हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। बिहार बिहान जो हमारा शो है बिहार के लोगों के लिए, और काफ़ी सारी जानकारी जो ये शो लेकर आता है, आज उसका जो कह सकते हैं मोटिव है वो पूरा हुआ। और थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें बताने के लिए।